नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम वर्साई की संधि का आलोचनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि वर्साई की संधि वर्साई में 28 जून 1919 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी के साथ की गई थी। आज हम इस व्याख्यान में वर्साई की संधि का आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए किस तरीके से इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बीज विद्यमान थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संधि की आलोचना करते हुए कहा था कि मित्र राष्ट्र घृणा और प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे। वे मांस का पिंड ही नहीं चाहते थे बल्कि जर्मनी की अर्धमृत शरीर से रक्त की आखिरी बूंद तक ले लेना चाहते थे। इस संधि के माध्यम से जर्मनी को असहाय बनाने का प्रयत्न किया गया। दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री जनरल स्मर्ट्स ने संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात कहा था कि मैंने संधि पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं किए कि मैं उसका अनुमोदन करता हूं, वरन युद्ध की स्थिति का अंत करने के लिए किए हैं। हमें वह वास्तविक शांति नहीं मिल सकी जिसकी जनता को आशा थी। वास्तव में इस नवीन व्यवस्था में अनेक त्रुटियां थी और उस पर हस्ताक्षर करने वाले राजनीतिज्ञों में से बहुतों को स्वयं उससे संतोष नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्साई की संधि एक आरोपित संधि थी। वर्साई की संधि को आरोपित संधि की संज्ञा दी जाती है। इसमें कई जगह अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार और परंपरा को तोड़ा गया था। यह एक प्रकार से मित्र राष्ट्रों की आज्ञा थी जिसको जर्मनी को स्वीकार करना पड़ा। संधि के मसवीदे को तैयार करते समय जर्मनी के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया था। उनकी अनुपस्थिति में संधि की शर्तें तय की गई थी। जर्मनी को संधि के निर्माण में भाग नहीं लेने दिया गया था, इसलिए यह एक थोपी गई संधि अपमान और घृणा का कारण बनी। संधि के मसवीदे पर जर्मनी ने संशोधन प्रस्तुत किए, उन्हें भी अस्वीकृत कर दिया गया था। संधि पर हस्ताक्षर करते समय जर्मन प्रतिनिधियों के साथ सामान्य शिष्टाचार के नियमों का पालन नहीं किया गया था और उन्हें अपराधी के समान भवन के अंदर और बाहर ले जाया गया। इस प्रकार के व्यवहार से जर्मनी को बहुत मानसिक आघात पहुंचा। इस संदर्भ में इतिहासकार E.H. कार ने ठीक ही लिखा है कि वैसे तो युद्ध समाप्त करने वाली प्रत्येक संधि एक प्रकार से आरोपित संधि होती है, किंतु वर्साई की संधि में अधिदिष्ट किए जाने का भाव आधुनिक काल की किसी भी संधि की अपेक्षा अधिक है। इस प्रकार की बात इतिहासकार E.H. कार के द्वारा कही गई थी वर्साई की संधि के बारे में। प्रोफेसर लैंगसम ने भी पेरिस की संधियों के विषय में लिखा है कि वे एक पक्षीय थी, उनमें भविष्य के संघर्ष के बीज विद्यमान थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार उनका कहना है कि यह एक आरोपित संधि थी जिसको जबरदस्ती जर्मनी पर लादा गया था, क्योंकि वह एक पराजित राष्ट्र था मित्र राष्ट्रों के द्वारा, और इसीलिए जर्मनी इसको सहन नहीं कर पाया और शीघ्र ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। दूसरा हम बात करते हैं कि वर्साई की संधि एक अपमानजनक संधि थी। वर्साई की संधि की शर्तें अपरिमित रूप से कठोर और अपमानजनक थी।
उसकी कठोरता के कारण उसकी पालना असंभव थी। संधि का मूल उद्देश्य जर्मनी को सदैव के लिए पंगु बनाकर रखना था। इस संधि के द्वारा जर्मनी को हर प्रकार से अपमानित किया गया। उसके उपनिवेश छीन लिए गए थे, उसकी व्यापारिक सुविधाओं पर नियंत्रण लगा दिया गया था, उसका राज्य क्षेत्र अन्य राज्यों में बांट दिया गया था, अर्थात उसके टुकड़े कर दिए गए थे। उस पर असहनीय क्षतिपूर्ति का बोझ लाद दिया गया। जर्मनी की सैनिक शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और उसे युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया। यह संधि जर्मनी के लिए प्रतिशोधात्मक और अत्यधिक अपमानजनक संधि थी। लॉयड जॉर्ज ने कहा था, इस संधि की शर्तें बड़ी कठोर थी, परंतु जर्मनी के कार्य इससे कम भयंकर नहीं थे। यदि जर्मनी जीत जाता तो उसके परिणाम भी कम भयंकर नहीं होते। इस प्रकार की बात लॉयड जॉर्ज ने कही है जर्मनी के बारे में। डीसी सोमरवेल ने संधि की कठोरता के बारे में लिखा है कि वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी को करारी चोट ही नहीं लगी, अपितु उससे अधिक उसे अपमानित किया गया। पराजय का अपमान मिट गया और जैसे ही उसके घाव भर गए, उसने पूरी शक्ति से प्रतिशोध लेने की चेष्टा की द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में। तो इस प्रकार से यह वर्साई की संधि जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी, जिसे कि जर्मनी जैसा देश कभी भी सहन नहीं कर सकता था। आगे देखते हैं हम इसके बारे में कि यह एक बहुत ही कठोर संधि थी। स्वयं लॉयड जॉर्ज ने स्वीकार किया था कि संधि की शर्तें बड़ी भयानक किंतु न्यायपूर्ण थी। अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री लॉसिंग ने भी संधि की शर्तों को अत्यंत कठोर और अपमानजनक बताया था। जर्मन चांसलर बेथमान हालवेग ने कहा था कि पराजित को गुलाम बनाने का इससे बढ़कर विश्व ने कभी भी भयानक दृश्य नहीं देखा। चर्चिल ने भी लिखा है कि संधि की आर्थिक शर्तें इतनी मूर्खतापूर्ण और अनिष्टकारी थी कि उनका यथार्थ में कोई महत्व नहीं रह गया था। वास्तव में जिस प्रकार से जर्मनी के राज्यों का अंग भंग किया गया था और उसके विभिन्न भागों को पड़ोसी राज्यों को हस्तांतरित किया गया, उसके कारण जर्मनी की राजनीतिक शक्ति एवं प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा था। उसकी सैनिक शक्ति को इतना कम कर दिया गया कि उसकी सेना की संख्या बेल्जियम जैसे छोटे से राज्य की सेना से भी कम हो गई थी। उसके आर्थिक स्रोतों पर अधिकार कर लेने के पश्चात भी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर क्षतिपूर्ति की इतनी अधिक राशि लाद दी कि जिसको चुकाना उसके लिए असंभव था। वर्साई संधि की शर्तों ने जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया। उसके लगभग 65% कच्चा लोहा, 45% कोयला, 72% जस्ता, 57% रांगे के बहुमूल्य सामान की क्षति हुई। क्षतिपूर्ति की राशि के अनौचित्यपूर्ण होने के कारण ही ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य किन्स ने त्यागपत्र दे दिया और वर्साई की संधि की आलोचना की, अर्थात उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया और अपना त्यागपत्र दिया। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि वर्साई की संधि कठोर, अपमानजनक एवं विश्वासघाती संधि थी, जिसे जर्मनी जैसा स्वाभिमानी राष्ट्र कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह भविष्य में युद्ध द्वारा अपने इस अपमान को धोने का प्रयत्न करें। जर्मनी के अतिरिक्त अन्य पराजित राष्ट्रों को भी इस प्रकार की कठोर और अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए
बाध्य किया गया था। इसमें संदेह नहीं है कि वर्साई की संधि की शर्तें ऐसी थीं कि जिन्हें कोई राष्ट्र न तो स्वीकार ही कर सकता था और न ही उसका अक्षरशः पालन कर सकता था। लाचारी के कारण जर्मनी को संधि स्वीकारनी पड़ी। वर्साई संधि ने जर्मनी को प्रत्येक दृष्टि से कमजोर बनाया। सारन एवं ऊपरी साइलेशिया के औद्योगिक क्षेत्रों का छिन जाना, जर्मनी का दो भागों में विभक्त हो जाना और उसकी अभूतपूर्व उपलब्धियों से उसे वंचित करना आदि ऐसी बातें थी जिन्हें महान जर्मनी राष्ट्र के लिए चुपचाप सहन करना असंभव था। उसकी सैन्य शक्ति क्षीण करके कड़वा घूंट पीने के लिए बाध्य किया गया। उसने इस आशा में आत्मसमर्पण किया था कि विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर समझौता हो सकेगा, किंतु संधि में आत्मनिर्णय के सिद्धांत का खुला उल्लंघन हुआ। जर्मनी के हजारों जर्मन नागरिकों को जर्मन साम्राज्य से अलग करके अन्य राज्यों के अधीन कर दिया गया। परंतु नवंबर 1918 ईस्वी में जब ऑस्ट्रिया के जर्मन नागरिकों ने जर्मन ऑस्ट्रिया गणतंत्र की स्थापना की और जर्मनी के गणतंत्र के साथ सम्मिलित होने तथा सुडटनलैंड के क्षेत्र को मिलाने की इच्छा व्यक्त की, तब मित्र राष्ट्रों ने सितंबर 1919 ईस्वी में दोनों राज्यों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार मित्र राष्ट्रों ने स्वयं अपने द्वारा स्वीकृत सिद्धांत को जर्मनी के मामले में कार्यान्वित नहीं होने दिया। विल्सन के तीसरे सूत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तमाम रुकावटें दूर करने का प्रयत्न करना था, किंतु जर्मनी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मित्र राष्ट्रों ने अपने नियंत्रण में रखा। चौथे सूत्र के अनुसार सभी राष्ट्रों के शस्त्रों में कमी करने का सुझाव दिया था, परंतु इस संदर्भ में एक तरफा कार्रवाई की गई। इन सबके विपरीत गेथार्न हार्डी का विचार है कि वर्साई संधि में विल्सन के 14 सूत्रों में केवल 5वां, 7वां, 8वां और 13वां ये 4 सूत्र ही जर्मनी से संबंधित थे और इन चारों का पालन किया गया। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि विल्सन के सूत्र या शर्तें उसके राजनीतिक भाषणों का अंग थी और उनमें वह सुनिश्चितता नहीं थी जो कानूनी संधियों और समझौतों के लिए आवश्यक होती हैं। वर्साई की संधि ऐसे समय में की गई थी जबकि शत्रु द्वारा किए हुए भयंकर विनाश तथा अपार कष्टों की स्मृति विजेता राष्ट्रों में ताजा थी और विजित राष्ट्रों के प्रति भावनाएं बड़ी तीव्र थी। युद्ध के तत्काल बाद विजेता देशों में खुशी के साथ क्षोभ और आक्रोश भी था। कोई भी तर्क करने या विवेक से काम लेने की स्थिति में नहीं था। विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि जो सम्मेलन में शामिल हुए थे वे सही मायने में अपनी जनता की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उस भावना में प्रतिशोध था, अर्थात बदला लेने की भावना थी। सम्मेलन संपूर्ण संसार का दर्पण सा था जिसमें संपूर्ण प्रतिनिधियों ने क्रूर दमनकर्ताओं के हाथों से या युद्ध के विधिवत अनुशासनों से मुक्त हुए अनेक देशों की लड़खड़ाती हुई अस्त व्यस्तता को चलचित्र के रूप में देखा। फिशर के अनुसार युद्ध ने हर किसी को हर कहीं आंदोलित कर दिया था, हर क्षोभ को जगा दिया था, हर दावे को उभार दिया था, हर किसी की कल्पना जगा दी थी, हर किसी की भूख बढ़ा दी थी और इन मूर्ख दावों, कल्पनाओं और क्षोभ के समय युद्ध से क्लांत राजनेताओं ने जो अपने देश के उग्र जनमत के प्रति उत्तरदायी थे और जिन्हें समाचार पत्रों के अंधाधुंध प्रचार का सामना करना था, जहां तक हुआ समस्याओं का समाधान ढूंढा। ऐसे वातावरण में जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस में जर्मनी से पाई वसूल करो, विलियम कैसर को फांसी दो तथा शिलिंग के लिए शिलिंग और टन के लिए टन जैसे नारे लग रहे थे, राजनेता कैसे उदार हो जाते। ऐसे वातावरण में
वर्साई की संधि के अच्छे परिणामों की आशा नहीं की जा सकती थी। स्वयं विजेताओं के हित भी एक दूसरे से टकराते थे। उदाहरण के लिए फ्रांस जर्मनी से अत्यंत अप्रसन्न था और इंग्लैंड, जिसे भविष्य में जर्मनी से अधिक भय नहीं था, जर्मनी के साथ नरमी का व्यवहार चाहता था। फ्रांस में जर्मनी का आतंक स्वाभाविक था। उसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा से जर्मनी सीधा पेरिस तक घुस सकता था और फ्रांस की नींद हराम कर सकता था। पिछले 50 वर्षों में जर्मनी की सेना ने फ्रांस में प्रवेश करके उसे 2 बार रौंदा था। इसकी पुनरावृत्ति से बचना फ्रांस के राजनेताओं और जनता के लिए सर्वाधिक महत्व की बात थी। फ्रांस से भिन्न इंग्लैंड जर्मनी को फिर से यूरोप में उसके पुराने आर्थिक जीवन स्तर तक लाना चाहता था, क्योंकि युद्ध तक वह इंग्लैंड का एक सबसे बड़ा ग्राहक और सामग्री की पूर्ति करने वाले सर्वोच्च देशों में था। इटली की महत्वाकांक्षा प्रधानतः भूमध्य सागरीय प्रदेश पर टिकी हुई थी और यह फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध जाती थी। इस प्रकार विरोधी हितों में सामंजस्य की कठिनाई थी। संधि के कठोर होने का एक कारण यह भी था कि वह कई आयोगों द्वारा तैयार की गई थी। अलग अलग आयोगों ने, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, नौसैनिक आदि, ने अपने निर्णय अलग अलग दिए और सब संधि में शामिल कर लिए गए। यह देखने का प्रयत्न नहीं किया गया था कि जर्मनी पर उन सबका सम्मिलित प्रभाव क्या होगा। सम्मेलन के सामने एक कठिनाई यह भी थी कि मित्र राष्ट्रों ने कई राज्यों के साथ गुप्त संधि करके उन्हें उदार पुरस्कार का वचन देकर अपने साथ मिलाया था और अब उन वचनों को पूरा करना था। तो इस प्रकार से वर्साई की संधि के कई सारे रूप हमारे सामने आते हैं। संधि का निर्माण केवल भय और प्रतिशोध की भावना के आधार पर ही नहीं हुआ था, वरन वह विशेषज्ञों के लगभग 60 कमिश्नरों के परिश्रम से तैयार की गई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी तथा तुर्की साम्राज्यों को भंग करना तथा प्रशा को भूतपूर्व पोलैंड के प्रदेशों से वंचित करना आत्मनिर्णय के सिद्धांत के तार्किक परिणाम थे। कुछ बातों में इस सिद्धांत का उल्लंघन अवश्य हुआ, लेकिन इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अधिकांश मामलों में इस सिद्धांत का पालन हुआ और राष्ट्रीयता की दृष्टि से 1919 ईस्वी का यूरोप 1914 ईस्वी के पहले के यूरोप से अधिक संतोषजनक था। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि शांति सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिए संभव भी नहीं था कि वे सभी को ऐसे समय संतुष्ट कर सकें जबकि सभी के स्वार्थों एवं हितों में टकराहट अधिक हो। वर्साई की संधि एवं अन्य संधियों में वास्तविक दोष तो यह भी था कि नवीन प्रादेशिक व्यवस्था के कारण जो आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई, उनके निराकरण की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। महायुद्ध के द्वारा नष्ट भ्रष्ट महाद्वीप में नए राज्यों के निर्माण के फलस्वरूप लगभग 12,000 मील नई सीमाएं बन गई, जिनके कारण व्यापार में चुंगी संबंधी रुकावटें पैदा हो गई और तीव्र आर्थिक कठिनाइयों ने राष्ट्रीयता के नवनिर्माण की स्वाभाविक शक्तियों का गला घोंट दिया। अगले 20 वर्षों में यूरोप की कठिनाइयों तथा राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण यही था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्साई की संधि के कई सारे परिणाम हमारे सामने आए, लेकिन फिर भी यह संधि जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक, कठोर और थोपी गई संधि थी, जिसके सही परिणाम कभी भी नहीं आ सकते थे और इसके दुष्परिणाम बहुत ही जल्दी, लगभग 20 वर्षों के बाद ही पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में झेलने पड़े। धन्यवाद।